ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेज। और 7th बीपीएससी के लिए जो हमारा क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है उसमें आपका स्वागत है। उसमें अभी हम लोग लूसेंट सीरीज चला रहे हैं और लूसेंट सीरीज में हम लोग अभी साइंस कर रहे हैं। साइंस में बायोलॉजी चल रहा है अभी। तो बायोलॉजी के और दूसरे भी प्रीवियस लेक्चर्स आ चुके हैं। नीडी क्लासेज पे आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि वीडियो आपको दिखाई दे, उनका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। वीडियोज़ को आप लोग देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अभी हम लोग बायोलॉजी की सीरीज में फिर यहाँ से आनुवांशिकी से शुरू करेंगे। इससे पहले भी वीडियो जा चुके हैं बायोलॉजी के, आप लोग जाकर देखें। पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं कि और अपने सुझाव दें कि क्या क्या उसमें कुछ भी अगर आपके सुझाव हो तो कमेंट में आप बताएं, जिससे हमारा मार्गदर्शन हो, हमारा प्रोत्साहन हो। तो हम लोग आनुवांशिकी से शुरू करते हैं। यहाँ वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल 1822 से 1884 में इन्होंने दी थी। इसी कारण उन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। नोट: आनुवंशिकता जेनेटिक्स शब्द विलियम वाटसन ने दिया, जबकि जीन शब्द विल्हेल्म जोहानसन ने दिया। तो देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है किसको? ग्रेगर जोहान मेंडल को। आनुवंशिकता जो जेनेटिक्स शब्द है ये विलियम वाटसन ने दिया, और जीन शब्द जो है जीन, ये आपका विल्हेल्म जोहानसन ने दिया। तो ये प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में, आपको याद रखना होगा। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर दो जोड़े विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय व द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। अब एक संकरीय क्रॉस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे टीटी से इसको डिनोट किया इन्होंने, एवं बौने स्मॉल टीटी से पौधों के बीच क्रॉस कराया, तो निम्न परिणाम प्राप्त हुए। इन्होंने कृत्रिम परागण कराया, क्रॉस कराया। टीटी एक लंबा पौधा लिया इन्होंने और एक बौना पौधा स्मॉल टीटी लिया। अब इस बड़े पौधे से टी नामक जीन आया और स्मॉल पौधे से स्मॉल टी। अब क्रॉस होने के बाद टीटी आपको मिला। ये सभी पौधे संकर लंबे, ये पहली पीढ़ी आ गई F1 पीढ़ी, और सभी पौधे जो है वो संकर लंबे हुए। अब टीटी जो है अगर इसमें स्वपरागण हो जाता है तो ये संकर लंबे हो जाते हैं। जो लंबे और बौने के बीच में संकर लंबे हो जाएंगे अगर स्वपरागण हुआ तो टीटी ही रहा। और 25 इसका कितना है प्रोबेबिलिटी? इसका 50% है। 25% और 25% बाकी का ये चांस बनता है कि या तो वो बौने हो जाएं, टीटी गुण रहे उसमें, और या वो पूरे लंबे हो जाएं, टीटी हो जाए। 25% इसकी संभावना है। तो पहली पीढ़ी में क्या संभावना है कि 50% एक कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी 25% और दोनों कैपिटल टी 25%। अगर फिर कैपिटल टी और टी का स्वपरागण होता है तो 75% ये चांस बनता है कि ये लंबे ही हो जाए, और फिर 25% ये चांस बनता है कि ये शुद्ध बौना हो जाए। और अगर कैपिटल टी और टी अगर रहे तो इसका अगर स्वपरागण हुआ तो ये हमेशा शुद्ध लंबे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों टी है। ठीक है। अगर स्मॉल टी भी हुआ तो अगर स्वपरागण इसका होता है तो ये हमेशा भी शुद्ध बौने होंगे। तो जो आपकी तीसरी पीढ़ी आएगी वो इस प्रकार से आएगी। अतः F2 पीढ़ी का पौधे का जो फिनोटाइप का अनुपात होगा वो क्या होगा? 3:1 होगा, और जीनोटाइप जो अनुपात होगा वो 1:2:1 हो जाएगा। ठीक है। फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? 3:1 जो आपको दिख रहा है, और जीनोफाइट जो अनुपात हो गया वो हो रहा है 1:2:1 हो गया। ठीक है। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग देखेंगे, द्विसंकरीय क्रॉस। मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज RRYY एवं व हरे एवं झुर्रीदार बीज RR स्मॉल YY से उत्पन्न पौधों को क्रॉस कराया। इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावी होते हैं। तो इसको भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। आइए देखते हैं एक बार। गोल तथा पीला जो है RRYY, और झुर्रीदार तथा हरा जो है स्मॉल RRYY। अब इसके गैमेट जो है RY से डिनोट करते हैं, इसके गैमेट को स्मॉल RY से। अब P1 जो है वो पैतृक पौधा है,
तो अब क्रॉस कराने के बाद क्या होता है, आर आर वाई वाई गोल तथा पीला संकर बीज हो जाता है, और वो F1 है, मतलब आपका पहली पीढ़ी है। स्वपरागन होगा तो फिर क्या होगा, दोनों प्रोबेबिलिटी होगी, आर आर वाई वाई यहाँ ऐसे 50% आ जाएगा, फिर ये आर आर वाई वाई गोल पीला हो जाएगा। तो अब इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का आपको एक टेबल दे दिया है। तो इसमें क्या है, अगर आर वाई हम लोग लेते हैं और फिर इस आर और वाई, देखिए होगा क्या, ये क्रॉस होता कैसे है, एक आर से एक आर क्रॉस होगा, फिर एक आर से, जैसे आर वाई है आपका, तो यहाँ देखिए 2 आर 2 वाई रहा, यहाँ 2 आर रहा और वाई भी रहा, और इस वाई के बदले एक स्मॉल वाई आ गया, ठीक है, क्योंकि इसमें युग्मक एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई रहा। अब यहाँ युग्मक में देखिए आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई रहा, तो ये क्या आ गया, एक स्मॉल आर यहाँ आ जाता है, बाकी सेम रह जाता है, आर और दोनों वाई रह जाता है, और फिर आर स्मॉल और वाई आता है, तो यहाँ आर स्मॉल वाई इंटर कर जाता है, तो ये आपका नर युग्मक हो जाता है। तो इसको क्रॉस कराने का तरीका इस तरीके से, देखिए यहाँ टेबल में पहले लिख कैसे लीजिए आप, यहाँ आर वाई लिखिए, ठीक है, फिर यहाँ भी आर वाई लिखिए, ठीक है, यहाँ भी आर वाई लिखिए, यहाँ आर वाई लिखिए और यहाँ आर वाई लिखिए, फिर इधर आर वाई लिखिए, इधर आर वाई लिखिए, इधर आर वाई, तो 2 स्मॉल आर वाई ये आपका मादा युग्मक हो गया, और फिर आर वाई मादा युग्मक, और यहाँ नर युग्मक हो गया, ऐसे आर वाई और ये आर वाई, समझ में आ गया। और फिर उससे अगर आप क्रॉस कराएंगे, जैसे देखिए, तो क्रॉस कराने के बाद इसको मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ लिखा जाने लगा। फिर से एक बार बता देता हूं मैं इस चीज को, देखिए नर युग्मक को ऐसे दिखाया है और मादा युग्मक को ऐसे दिखाया है, ठीक है, और उसको फिर क्रॉस करा दिया है, और क्रॉस करा के जो भी वैल्यू है उसको यहाँ लिख दिया है, ठीक है, देखिए दोनों में यहाँ लिखते जा रहा है, क्रॉस करा के यहाँ लिखते जा रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा इस चीज़ को, अगर ध्यान से देखें तो ये क्लियर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा डाउट है नहीं। जैसे आर वाई और आर वाई यहाँ लिख दिया, आर वाई और आर वाई, ये देखिए 2 कैपिटल आर हो गया, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई, तो ऐसे यहाँ फिर ऐसे करके यहाँ लिखते जा रहा है। तो इस प्रकार से ये टेबल कंप्लीट होता है। इसमें क्या है कि अगर नर युग्मक और मादा युग्मक में, तो एक अलग प्रकार का, अब इसका मतलब ये होता है कि नर युग्मक में के भी गैमिट और ये मादा के भी गैमिट जो होते हैं वो आपस में क्रॉस करेंगे, तो वो डिटरमाइन करेंगे कि किस प्रकार का नया पौधा आता है। अब जैसे नर युग्मक में अगर आर वाई है और अगर मादा में भी अगर आर वाई है, मतलब अगर दोनों लंबे हैं या दोनों गोल तथा पीले हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो गोल तथा पीला आएगा। लेकिन अगर मादा में गोल तथा पीले, लेकिन नर में अगर झुर्रीदार आ जाए, तो अगर ये क्रॉसिंग होगा तो क्या होगा, दोनों का मिश्रण आएगा, ठीक है, वही यहाँ समझाने का प्रयास किया। अतः F2 पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 है प्राप्त हुए, तथा F2 पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप अनुपात 1:2:1, 2:4:2:1:2:1 प्राप्त हुए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिनोटाइप आपको याद करना, ठीक है, आपको बस ये क्रॉसिंग समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से क्रॉसिंग होता है। उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी कुछ नियम दिए, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों में से पहला एवं दूसरा नियम एक संकरीय क्रॉस के आधार पर व तीसरा नियम द्विसंकरीय क्रॉस पर आधारित है। मेंडल के नियम अब हम लोग देखते हैं। प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक जोड़ा विपर्यायु गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। तो क्या है कि अगर विपर्यायी गुण है, शुद्ध पिता या माता में संकरण अगर होता है, तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण होते हैं, लेकिन अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि पहला डोमिनेंस दिखाई देता है कोई भी पहली पीढ़ी में, और दूसरी पीढ़ी में वो छुप जाता है। अब है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। लक्षण कारकों जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं, और इनमें से केवल एक ही कारक किसी एक युग्मक में पहुंचता है।
इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जीनों के जोड़ों के दोनों कारक अगर जोड़े बनाते हैं, युग्म बनाते हैं, समय अगर पृथक हो जाते हैं, तो केवल एक ही कारक ऐसे हैं जो किसी एक युग्मक में पहुंचता है। ठीक है, तो दूसरा कारक जो होता है वो नहीं पहुंचता है, एक ही कारक पहुंचता है। तो इसका मतलब है कि एक कारक जो है वो सेग्रीगेट हो जाता है। तीसरा मतलब है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। इसका मतलब है कि दोनों जो है वो अलग अलग विपरीत लक्षण वाले पौधे अगर संकरित होते हैं तो दोनों लक्षण स्वतंत्र हो जाते हैं और एक लक्षण जो है वो दूसरे के वंश को प्रभावित नहीं करते। एक अगर नाटा है और दूसरा अगर लंबा है तो लंबा होना नाटे को प्रभावित नहीं करता, नाटा होना लंबे को प्रभावित नहीं करता। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। तो जेनेटिक्स नाम का सबसे पहले उपयोग किसने किया? डब्ल्यू वाटसन ने। जोहानसन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। फिनोटाइप, जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप, जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को, आनुवांशिक जो संगठन है, जेनेटिक जो उनका संगठन है उसको जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारको जीन का बना होता है। तो जीनोटाइप मतलब जो जीनेटिक जो संगठन है। अब फिनोटाइप का मतलब जो लक्षण आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, जैसे लंबा होना, मोटा होना, चौड़ा होना। जेनेटिक जो क्वालिटीज है वो जीनोटाइप कहलाता है। युग्म विकल्पी, एलिलीज, युग्म विकल्पी क्या है? एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। माने एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करते हैं कुछ लक्षण कारक, तो वो एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं या एलील हैं। अब हम लोग सहलगनता के बारे में, लिंकेजेज के बारे में पढ़ेंगे। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलग्नता कहते हैं। क्या है ये? जबकि जीन जो ही एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं उन्हें सहलग्न जीन, लिंक्ड जीन्स कहते हैं। अब लिंग सहलग्न क्या है? सेक्स लिंक्ड जीन्स क्या है? लिंग सहलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। अब देखिए, जैसे मानव है तो मानव में भी पुरुष एक्स है और वाई है, और महिला जो है वो एक्स एक्स है। तो ये जो वाई कैरेक्टर आ गया, ठीक है, वो वाई कैरेक्टर के कारण क्या हुआ आपका? ये पुरुष डिटरमाइन हो गया। तो इसी प्रकार कह रहा है कि वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग सहलग्न जीन कहे जाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। एक्स एक्स और एक्स वाई में एक्स जो है मादा में भी कॉमन है और पुरुष में भी कॉमन है। तो ये क्या है? लिंग सहलग्न गुण है। मतलब जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मॉर्गन ने की थी 1910 में। मॉर्गन ने की थी। मनुष्यों में कई लिंग संलग्न गुण जैसे रंगवर्धनता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। तो ये सब लिंग संलग्नता है। जैसे रंगवर्धनता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, ये सब लिंग संलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा प्रकट होते हैं। ठीक है, ये गुण ऐसे हैं जो पुरुषों में ज़्यादा गुण देखने को मिलेंगे। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं आगे कि मानव आनुवांशिकी क्या है, ह्यूमन जेनेटिक। क्रोमोजोम्स का नामकरण डब्ल्यू वाल्टेयर ने 1888 ईस्वी में किया था। 1888 ईस्वी में किसने किया था ह्यूमन जेनेटिक्स का में क्रोमोजोम्स का नामकरण? तो डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। तो जीन किस पे पाया जाता है? जो है ये गुणसूत्रों में पाए जाने वाले जीनोम्स जो हैं, जीनोम्स के जेनेटिक मटेरियल्स हैं जीनोम्स, और इन्हीं के ऊपर में जीन्स पाया जाता है। और जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? आपके क्रोमोजोम्स में होता है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं जीव जाति और उसके गुणसूत्र पूछता है। एस्केरिस के गुणसूत्र 2 हैं, मच्छर के 6, घरेलू मक्खी 12, मटर 14, प्याज 16, मक्का 20, टमाटर 24, मेढक 26, नींबू 18, 36, बिल्ली 38, चूहा जो है माउस का 40, चूहा रैट का 42, गेहूं का 42, खरगोश का 44, मनुष्य का 46, आलू 48, चिंपैंजी 48, तंबाकू 48, घोड़ा का 64, कुत्ता 78, कबूतर 80,
और टेरिडोफाइट्स का 1300 से 1600। इंपॉर्टेंट है ये टेबल क्योंकि इससे प्रश्न पूछ लेते हैं सीधा, तो ये इंपॉर्टेंट है टेबल आपका। अब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं, अब बॉटनी कहते हैं। अब पादपों का वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो आइलर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप से किया था। कैसे किया था, आइए इसको एक बार हम लोग देखेंगे। तो पादप जगत को इन्होंने क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी मतलब अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद वर्ग में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। कैसे, क्रिप्टोगैमी अपुष्पोद्भिद और फेनेरोगैमी जो पुष्पोद्भिद वर्ग है, और क्रिप्टोगैमी जो है वो फिर 3 भाग में डिवाइडेड है। ये क्या क्या होता है डिटेल में बताऊंगा, पहले इस टेबल को एक बार देख लेते हैं क्योंकि यहाँ फिर इसको डिस्कस करेंगे तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो पादप जगत पहले क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी में हो गया, फिर क्रिप्टोगैमी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फिर फेनेरोगैमी जो है वो आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हो गया। और फिर एंजियोस्पर्म जो है, अब देखिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म को, जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं नग्न बीजी। ठीक है, नाम से ही आप समझ सकते हैं। और ये क्या है, नग्न बीजी, और ये है आवृत्त बीजी, जिसके बीज के ऊपर कवर हो और बीज के ऊपर कवर ना हो, ये सिंपल। अब जो एंजियोस्पर्म आवृत्त बीजी है वो है मोनोकॉट, एक बीज पत्री और द्विजपत्री डाइकॉट। ठीक है, और आपको थैलोफाइटा जो है इधर वो अलगी, जिसको शैवाल बोलते हैं, फंगाई जिसको कवक बोलते हैं, और जीवाणु बैक्टीरिया, इसमें भी डिवाइडेड है। अब हम लोग देखते हैं कि ये अपुष्पोद्भिद पौधा क्या है, क्रिप्टोगैमस क्या है। तो इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होता है। अब आपको समझ में आ गया, इसीलिए कह रहा था कि टेबल के बाद इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे क्योंकि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसका। इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होता है, इन्हें निम्न समूहों में बांटा गया है। अब इसमें पुष्प होगा ही नहीं, बीज होगा ही नहीं, तो इसका भी फिर डिवीजन है थैलोफाइटा। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। तो प्रश्न आ सकता है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो थैलोफाइटा है। इस समूह के पौधों का शरीर थैलस होता है, सुकाय होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते, सब एक ही जगह इकट्ठे होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पौधे पूर्ण रूप से विकसित हो, जैसे जड़, तना एवं पत्तियां नहीं होती हैं, एक थैलस के समान, सुकाय के समान होता है। इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो नहीं होता है। शैवाल अलगी जो है, अब वो दूसरा डिवीजन जो है वो अलगी है। थैलोफाइट का अलग अलग डिवीजन है, अलगी में, फंगाई में, बैक्टीरिया में, तो हम लोग अलगी को देखते हैं। शैवालों के अध्ययन को पहले फाइकोलॉजी कहते हैं। प्रश्न पूछ देता है अलगी के स्टडी को या शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक रहित, आत्मपोषी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं ये लोग शैवाल। इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद से ये लोग भोजन बनाते हैं शैवाल, यही कारण है पादप जगत में है ये अलगी। अब लाभदायक कुछ शैवाल दिए हुए हैं। तो भोजन के रूप में कौन कौन से शैवाल हैं, तो फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया, नास्टॉक आदि इन लोगों को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि। खाद के रूप में नॉनस्टॉक, एनाबीना, केल्प आदि। औषधियाँ बनाने में क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन, जो आयोडीन का जो टिंचर आयोडीन है वो लेमिनेरिया से बनाया जाता है, और क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक बनाया जाता है। अनुसंधान कार्यों में भी क्लोरेला, एसीटेबुलेरिया, बेलोनेरिया इस सब का आदि का प्रयोग किया जाता है। नोट, क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा ऐसा शैवाल है जिसको अंतरिक्ष यान में प्रयोग किया जाता है, तो वो है क्लोरेला। अब ऊपर में कुछ छूट गया था गुणसूत्रों में, तो हम लोग देख लेते हैं। गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा जीन क्या है, जो कोशिका द्रव के कोशिकांगों में होती हैं उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 ईस्वी में एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। आधुनिक विचारधारा किसने दी, एस बेंजर ने। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन होती है, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन कहा जाता है। तो क्या है, जीन के कार्य की इकाई को क्या, सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन कहा जाता है।
मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने अमीनो एसिड हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स 20। आर्थर कॉनबर्ग ने 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की। तो डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की? आर्थर कॉनबर्ग ने की। कब की? 1962 ईस्वी में, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। इसी एंजाइम की मदद से डीएनए का संश्लेषण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 23 पेयर होता है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से, ओवम से, तथा दूसरा शुक्राणु स्पर्म के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्र जनन स्पर्मेटोजिनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। तो कैसे शुक्राणु बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में? आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी का एक्स गुणसूत्र आता है अर्थात 22+X, और आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी में वाई गुणसूत्र आता है, मतलब 22+Y। तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो उसमें आधे ऐसे स्पर्म्स रहेंगे जो 22+X हैं और आधे ऐसे रहेंगे जो 22+Y है। तो नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र आएगा 22+X 22+X तो वाले अंडाणु। तो जब निषेचन होगा तो मतलब जाइगोट फॉर्मेशन जब होगा तो अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से अगर मिलता है तो युग्म जाइगोट में 23वीं जोड़ी XX होगी और इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु से अगर Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अगर निषेचित होगा तो स्पर्म अगर X और Y कैरेक्टर दोनों का है, XX और XY कैरेक्टर का, अगर Y कैरेक्टर वाला आके अगर X कैरेक्टर वाले ओवम से अगर फर्टिलाइज कर गया अंडाणु से तो फिर XY हो गया, और XY वाला गुणसूत्र अगर बनेगा तो संतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। तो जो हम लोग महिलाओं पर आरोप लगाते नहीं, पुरुष ही उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो उसमें 2 प्रकार का स्पर्म बनता है गुणसूत्र, एक 22+X लेकर और एक 22+Y लेकर, और Y ही यही X से जब फ्यूज होता है तो XY बनता है तो लड़का होता है। तो Y आखिर स्पर्मेटोजेनेसिस कौन कराता है? मेल ही कराता है, पुरुष ही। तो पुरुष ही जिम्मेदार हुआ। अब नोट देखते हैं। परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी के मामले में निषेचन परख नली के अंदर होता है। अब इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहाँ होगा? जो टेस्ट ट्यूब में अंदर में होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। अब आप लोग जानते हैं कि डीएनए हम लोग जांच कराते हैं, क्यों? ताकि पता चल जाए कि पिता कौन है। अब वनस्पति विज्ञान में हम लोग देख लिए थे ये कि पौधों को क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ है। अब एक और टॉपिक है इसमें, थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब कवक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कवक के अध्ययन को क्या माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक पर्णहरित रहित, मतलब इसमें पर्णहरित नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, संकेंद्रीय संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट है, मशरूम कवक है। मशरूम क्या है? एक कवक है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। तो कवक में भोजन किस फॉर्म में रहता है? ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सैक्रोमाइसिस नामक कवक जो है इंपॉर्टेंट है, डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो डबल रोटी के निर्माण में कौन सा कवक प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट से होती है। पौधों में कवक के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग निम्न है। पूछ देता है कि कौन सा है। तो सरसों का सफ़ेद रस्ट जो है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। गेहूं का ढीला स्मट, लूज स्मट ऑफ व्हीट। गेहूं का किट्टू रोग, रस्ट ऑफ व्हीट। आलू की अंगमारी, ब्लाइट ऑफ पोटैटो। गन्ने का लाल अपक्षय, रेड रूट ऑफ शुगर केन। मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। आलू का मस्सा रोग, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो। धान की भूरी अर्ज चित्ती, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। आलू की पछेला अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और प्रांकुरों का डैपिंग रोग, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स जो है, ये किसका है? कवक का रोग है। नोट, एफ्ला नामक विष कवक से बनते हैं। तो एफ्ला नामक एक विष है, पॉइजन है, जो किससे बनता है? कवक से बनता है। अब यहाँ कुछ रोग है जो कि कवक से है। तो दम्मा जो है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से होता है। दम्मा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से। एथलीट फुट जो है वो टिटिया पेडिस से होता है। खाज जो होता है वो एकेरस स्कैबीज से होता है।
स्कैबीज, एकेरस स्कैबीज। गंजापन जो है वो टीनिया कैपिटिस से होता है, टीनिया कैपिटिस। दाद जो है वो ट्राइकोफाइटन लेस्कोसाई से होता है। अब गन्ने का लाल जो है वो अपक्षय रोग जो है, गन्ने का लाल अपक्षय रोग वो होता है कोलेट्रोटाइकम फैल्टेकेटम से। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे। अब लाइकेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लाइकेन जो है यह कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी सिम्बायोटिक जैसा होता है। अब कैसे होता है सिम्बायोटिक, आप लोग समझते हैं, कवक और शैवाल दोनों मिलकर एक साथ रहते हैं, परस्पर सहजीवी हैं। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है। तो कवक जो है क्या देता है, भोजन और जल दे देता है, किसको, शैवाल को। और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। तो कवक को ये क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, और ये कवक जो है जल, खनिज, ये शैवाल को देता है। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह से सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था। तो थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान के दाता भी हैं और ये लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी किए हैं। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन है, ये हैं क्रस्टोस, फोलियोज और फ्रूटिकोज। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है, कायिक, लैंगिक एवं अलैंगिक। तो लैंगिक अलैंगिक 2 हो गया और एक कायिक है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। यहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। प्रश्न आता है कि कौन से हैं जो संकेतक होते हैं, तो लाइकेन है। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचन लाइकेन है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स कहते हैं तथा खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। आर्चिल लेकनोरा जैसे लाइकेन में नीला रंग प्राप्त होता है। से आर्चिल लेकनोरा से नीला रंग प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर जो है वो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट, लोबेरिया, इर्वेनिया, रेमेनिला आदि लाइकेन का उपभोग इत्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, काफी यूजफुल है लाइकेन। परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। किसका, परमेलिया का और सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक असनिक अम्ल एसिड, असनिक एसिड जो है वो प्राप्त किया जाता है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोगी कई प्रकार की औषधियां लाइकेन से बनाई जाती हैं। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रेंडियर मांस या क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइसलैंड मांस को, ये मॉसेज है, मॉस मतलब, तो रेंडियर मॉस या क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइसलैंड मॉस जो है को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में उपयोग में लाया जाता है। जापान के निवासी इंडोकार्पेन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग कढ़ी बनाने में किया जाता है। तो भोजन के रूप में भी लाइकेन का यूज होता है। अब हम लोग, काफ़ी टॉपिक जो है जटिल था क्योंकि इसमें पहले जेनेटिक भी था और फिर हम लोग पादप का वर्गीकरण भी, क्लासिफिकेशन भी पढ़े। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसको याद रखने के लिए काफ़ी उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर आगे अब हम लोग जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आगे फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा। और आप नीडी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आए। जब भी वीडियो आए तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियोज़ को आप देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कुछ कमेंट है तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम अपने में सुधार करें और हमें प्रोत्साहन भी मिले। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।